आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी 99 चैनल में। और आज का क्लास है हमारा क्लास 10 के लिए साइंस का द ह्यूमन आई। इससे पहले ह्यूमन आई का 2 वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका ये पार्ट 3 है। तो इसमें हम लोग को आज करना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट, कलर ऑफ क्लियर स्काई, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का हम लोग का बाकी है, तो इन्हीं टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि हर एक टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो सके। ध्यान नहीं दीजिएगा तो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, इससे पहले 9 क्लास में आप लोगों ने कोलाइडल पार्टिकल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। कोलाइडल पार्टिकल क्या होता है? कोलाइडल पार्टिकल मीडियम साइज का पार्टिकल होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन आपने पढ़ा था और कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट हम लोग देखते थे। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या पढ़े थे कि मान लीजिए ये कोलाइडल सॉल्यूशन रखा हुआ है और टॉर्च से जब इसमें लाइट पास कराते हैं तो लाइट बीम का पाथ नज़र आता है और इसी चीज़ को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से जुड़ा हुआ चीज़ है टिंडल इफेक्ट। तो कोलाइडल पार्टिकल के कारण लाइट बीम का पाथ नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? क्योंकि जो पार्टिकल होता है, जो कोलाइडल पार्टिकल होता है, वो सनलाइट को या किसी भी तरह का लाइट को स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर कहने का मतलब है कि उसको बिखेर देते हैं, इधर उधर फैला देते हैं। तो लाइट को फाइन पार्टिकल के द्वारा या कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा इधर उधर फैला देना ही क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। तो ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक को, तो समझ में आएगा। हम फिर से रिपीट कर देते हैं। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा लाइट को इधर उधर बिखेर देना, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, लाइट को इधर उधर फैला देना, और यही कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसीलिए हम लोग को लाइट बीम का पाथ नज़र आता है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल के कारण जो लाइट है, लाइट को इधर उधर फैला दिया जाता है, इधर उधर बिखेर दिया जाता है कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा, और उसके चलते हम लोग को लाइट बीम का पाथ नज़र आता है। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट का? द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है कि लाइट को स्प्रेड कर देना, इधर उधर फैला देना, किसके द्वारा? कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा। तो जब कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा लाइट को इधर उधर बिखेर दिया जाता है तो इसी घटना को, इसी फिनोमेना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के साथ। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के साथ। W का मतलब यहाँ पर वेवलेंथ समझना है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर लॉन्गर वेवलेंथ का लाइट होगा तो उसका स्कैटरिंग कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, और एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, लॉन्गर वेवलेंथ का लाइट है, तो उसका स्कैटरिंग कम होगा। यही मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में समझ लेना है कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगा, अगर वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। और ये सब पॉइंट आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि बीच बीच में से उठा के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि लाइट को स्प्रेड कर देना बाय द कोलाइडल पार्टिकल। तो कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा लाइट को इधर उधर बिखेर देना ही क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण लाइट बीम का पाथ नज़र आता है। तो लाइट बीम का पाथ नज़र आना ही क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। और लाइट बीम का पाथ कब नज़र आता है? जब कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने के बाद ही हम लोग को लाइट बीम का पाथ नज़र आता है। और टिंडल इफेक्ट बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। टिंडल इफेक्ट का मतलब सीधा सीधी समझना है कि लाइट बीम का पाथ नज़र आना। When light passes through a collide, then its path become visible and this phenomena is called Tyndall effect। जब लाइट किसी कोलाइड से पास करता है, जब लाइट किसी कोलाइड से पास करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करता है, तो उसका पाथ नज़र आने लगता है और यही घटना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। अब इसका मतलब ये नहीं समझना है कि केवल लिक्विड सॉल्यूशन, एयर में भी टिंडल इफेक्ट देखने को हम लोग को मिलेगा। जब भी हम लोग देखते हैं कि लाइट बीम का पाथ नज़र आता है, तो लाइट बीम का पाथ जब भी नज़र आए तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टिंडल इफेक्ट बोल सकते हैं। वो टिंडल इफेक्ट है। आप लोगों ने देखा होगा जब डार्क रूम में कोई स्मॉल होल से जब लाइट आता है तो लाइट बीम का पाथ नज़र आने लगता है। वेंटिलेटर से लाइट आता हो सुबह के समय नज़र आता है, दोपहर में उतना नज़र नहीं आता है क्योंकि दोपहर में भरपूर लाइट होता है। डार्क रूम रहेगा तो लाइट बीम का पाथ जो है क्लियर नज़र आएगा। या तो पूरा रूम में स्मोक भरा हुआ है, पूरा धुआं भरा हुआ है, और तब वेंटिलेटर से जब लाइट आ रहा है तो लाइट बीम का पाथ नज़र आने लगता है, और यही चीज़ टिंडल इफेक्ट कहलाता है। टिंडल इफेक्ट का ये एग्जाम्पल है कि डार्क रूम में स्मॉल होल से जब लाइट आए तो लाइट बीम का पाथ नज़र आने लगता है, और यही घटना को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे डेंस फॉरेस्ट है। तो डेंस फॉरेस्ट में कैनोपी क्या होता है? कैनोपी होता है जैसे बहुत सारा पेड़ है और सब पेड़ का ऊपर वाला जो पार्ट है, सबका पत्ता आपस में सटा हुआ है, एक छत के जैसा बन गया है। फॉरेस्ट में सब पत्ता आपस में, पत्ता डाली पेड़ का जो भी भाग है सब ऊपर में सटा हुआ है, इससे एक छत के जैसा बन गया है और इसको कैनोपी कहते हैं। और जब इस कैनोपी से लाइट पास करता है फॉरेस्ट में अंदर नीचे की ओर, तो वहाँ पर भी लाइट बीम का पाथ नज़र आने लगता है। तो वो भी एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट का। तो डेंस फॉरेस्ट में कैनोपी से लाइट का पास करना भी टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है, उसको भी हम लोग टिंडल इफेक्ट बोल सकते हैं। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि टिंडल इफेक्ट क्या है। टिंडल इफेक्ट का मतलब सीधा सीधी समझना है कि लाइट बीम का पाथ नज़र आना। जब भी लाइट बीम का पाथ नज़र आए तो वो हम लोग को समझ लेना है टिंडल इफेक्ट। अब ये नज़र क्यों आया लाइट बीम का पाथ? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा लाइट को बिखेर देना, लाइट को स्प्रेड कर देना। तो कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा जब लाइट को स्कैटरिंग कर दिया जाता है, लाइट का जब स्कैटरिंग होता है तो लाइट बीम का पाथ नज़र आता है। यानी कि जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है तो टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो दोनों में ये रिलेशन है। बहुत लोग दोनों को सेम समझ लेते हैं, तो सेम यहाँ पर नहीं समझना है। टिंडल इफेक्ट एक इफेक्ट है जिस इफेक्ट में क्या होता है? लाइट बीम का पाथ नज़र आता है, और ये होता क्यों है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो इतना इसमें समझना है। तो देखिए, दो टॉपिक अभी तक क्लियर हो चुका है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट। और आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा तो पीछे जाइए, वीडियो वापस से देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो तीसरा टॉपिक हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट। जो स्कैटरिंग होगा तो स्कैटरिंग होने के बाद लाइट का जो कलर है वो किस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे? कलर क्या होगा स्कैटर्ड लाइट का कलर? तो स्कैटर्ड लाइट का कलर डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज पर। जिस पार्टिकल के द्वारा स्कैटरिंग हो रहा है वो पार्टिकल का साइज क्या है? साइज पार्टिकल का जो होगा उस पर डिपेंड करेगा कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट। तो जो पार्टिकल साइज होगा उस पर डिपेंड करेगा कलर क्या होगा स्कैटर्ड लाइट का। अब पार्टिकल का साइज कितना तरह से हो सकता है? 3 तरह से हो सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे ये हो गया साइज ऑफ पार्टिकल और ये हो गया कलर। तो पार्टिकल का जैसा साइज होगा कलर भी वैसा ही हम लोग को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर साइज 3 तरह से हो सकता है। पहला क्या हो सकता है? वेरी फाइन पार्टिकल। वेरी फाइन पार्टिकल यानी कि बहुत स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल जब रहेगा
तो स्कैटर्ड लाइट का कलर क्या होगा? तो जब वेरी फाइन पार्टिकल रहेगा तो शॉर्टर वेवलेंथ का स्कैटरिंग होगा, और शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब हम लोग को समझना है ब्लू कलर। तो वेरी फाइन पार्टिकल के केस में ब्लू कलर नज़र आएगा, यानी कि स्कैटर्ड लाइट का कलर ब्लू होगा। कब? जब स्कैटरिंग होगा वेरी फाइन पार्टिकल से, बहुत स्मॉल पार्टिकल से जब स्कैटरिंग हो रहा है तो कलर कैसा आएगा? ब्लू आएगा। ब्लू क्यों आएगा? क्योंकि ब्लू कलर जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ का होता है, शॉर्टर वेवलेंथ का होता है। ब्लू कलर का मतलब शॉर्टर वेवलेंथ, और जो फाइन पार्टिकल होगा वो शॉर्टर वेवलेंथ के लाइट को स्कैटरिंग करेगा, इसलिए शॉर्टर वेवलेंथ यानी कि ब्लू कलर समझना है। तो शॉर्टर वेवलेंथ का स्कैटरिंग हो रहा है, इसलिए कैसा कलर नजर आएगा हम लोग को? ब्लू कलर नजर आएगा। तो ये क्लियर है कि वेरी फाइन पार्टिकल में कैसा होगा? ब्लू कलर होगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मीडियम साइज। जब मीडियम साइज का पार्टिकल होगा, एक तो बहुत छोटा पार्टिकल था तो ब्लू कलर था, और जब मीडियम साइज का पार्टिकल होगा इस स्थिति में लॉन्गर वेवलेंथ का स्कैटरिंग होगा। जब मीडियम साइज का पार्टिकल होगा तो लॉन्गर वेवलेंथ का स्कैटरिंग होगा। अब लॉन्गर वेवलेंथ में कैसा कलर होता है? रेड कलर होता है। लॉन्गर वेवलेंथ में रेड कलर होता है, इसको हम लोग लॉन्गर वेवलेंथ बोलते हैं। लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब रेड कलर समझना है। तो मीडियम साइज का पार्टिकल लॉन्गर वेवलेंथ का स्कैटरिंग करता है, इसलिए कलर रेड नज़र आता है। उसके बाद है हमारा थर्ड है लार्जर साइज। अब ये तो बहुत स्मॉल साइज था, वेरी फाइन पार्टिकल, फाइन का मतलब स्मॉल होता है, ये मीडियम था उससे बड़ा था, और ये लार्जर साइज। जब बहुत लार्जर साइज होगा तो जितना भी कलर है लाइट में जितना कलर है सबका स्कैटरिंग हो जाएगा, और सबका स्कैटरिंग हो जाएगा तो कलर कैसा नजर आएगा? वाइट नजर आएगा। यहाँ पर लार्जर साइज में वाइट नजर आएगा, स्कैटर्ड लाइट का कलर क्या होगा? वाइट होगा। तो ये तीनों पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ लेना है कि वेरी फाइन पार्टिकल में शॉर्टर वेवलेंथ का होगा तो ब्लू कलर नजर आएगा, मीडियम साइज का पार्टिकल होगा तो लॉन्गर वेवलेंथ का स्कैटरिंग होगा, और इस स्थिति में रेड कलर नजर आएगा किसका? स्कैटर्ड लाइट का। और लार्जर साइज का पार्टिकल होगा तो जितना भी कलर है लाइट में आप लोगों को बता चुके थे कि 7 कलर है, जिसको विबग्योर से हम लोग याद किए थे। तो जितना भी कलर है सबका स्कैटरिंग हो जाएगा, और सबका स्कैटरिंग हो जाएगा तो कैसा कलर नजर आएगा? वाइट कलर नजर आएगा। इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चन को समझने में भी ये हेल्प करता है। अब जैसे कलर ऑफ क्लियर स्काई, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, इन दोनों टॉपिक को समझने के लिए हम लोग को इसका ज़रूरत पड़ेगा। जब हम लोग ये पूरा जितना भी टॉपिक है ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर ही डिपेंड करने वाला चीज़ है। ये चीज़ तो आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर आप लोग याद रखिएगा तो बाकी टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और देख लीजिएगा आप लोग, जैसे कि विबग्योर, इसमें देखिए एक छोर में रेड है, इधर तो वायलेट है, तो ये रेड इधर लॉन्गर वेवलेंथ हो गया और इधर शॉर्टर वेवलेंथ है। लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ में हम लोग जनरली ब्लू लेकर चलते हैं, तो ये शॉर्टर वेवलेंथ में ब्लू है। वायलेट इंडिगो भी शॉर्टर वेवलेंथ का ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा जो नज़र आता है वो ब्लू कलर नज़र आता है शॉर्टर वेवलेंथ में, और लॉन्गर वेवलेंथ में रेड कलर नज़र आता है। और जब लार्जर साइज के केस में क्या होता है, जितना भी कलर है सबका स्कैटरिंग हो जाएगा। जब सबका स्कैटरिंग हो जाएगा तो वाइट कलर हम लोग को नज़र आएगा। तो इससे भी रिलेट करके हम लोग समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलर ऑफ क्लियर स्काई। इस पर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्लियर स्काई का कलर ब्लू क्यों नज़र आता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी रहता है स्काई का कलर ब्लैक क्यों नज़र आता है किसी एस्ट्रोनॉट को, तो ये भी क्वेश्चन रहता है। ये दो क्वेश्चन कलर ऑफ क्लियर स्काई में देखने को मिलता है। तो कलर ऑफ क्लियर स्काई बहुत इजी टॉपिक है, आराम से आप लोग समझ लीजिएगा। कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट अभी समझा चुके हैं, इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो इसका कंसेप्ट तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है,
एटमॉस्फेयर का ऊपर का जो लेयर होता है उसमें वेरी फाइन पार्टिकल पाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं? अर्थ के चारों ओर जो लेयर है, लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का ऊपर का जो लेयर होता है यह बहुत फाइन पार्टिकल से बना होता है, वेरी फाइन पार्टिकल से ये बना होता है। अब फाइन पार्टिकल है तो फाइन पार्टिकल में स्कैटरिंग किस कलर का होगा? अभी तो हम लोग देख चुके थे कि फाइन पार्टिकल में ब्लू कलर का स्कैटरिंग होता है। तो जो फाइन पार्टिकल होता है, जो एटमॉस्फेयर है, जो स्काई है, स्काई कहने का मतलब है स्काई में जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का ये जो ऊपर का जो लेयर होता है ये फाइन पार्टिकल से बना होता है, वेरी फाइन पार्टिकल। और वेरी फाइन पार्टिकल जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ का स्कैटरिंग करता है। तो ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज़्यादा करता है इन कंपैरिजन टू रेड। रेड की तुलना में ब्लू का स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। देखिए एटमॉस्फेयर में बहुत फाइन पार्टिकल होता है और फाइन पार्टिकल के कारण शॉर्टर वेवलेंथ का स्कैटरिंग होता है अधिक। शॉर्टर वेवलेंथ का ज़्यादा स्कैटरिंग होता है इन कंपैरिजन टू लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ की तुलना में शॉर्टर वेवलेंथ का स्कैटरिंग अधिक होता है, इसलिए क्लियर स्काई का कलर ब्लू नज़र आता है। दूसरा हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, जब सनलाइट आता है अर्थ की ओर, जब सनलाइट अर्थ की ओर आता है तो एटमॉस्फेयर से होकर आएगा और एटमॉस्फेयर में फाइन पार्टिकल होने के कारण शॉर्टर वेवलेंथ का स्कैटरिंग होता है। शॉर्टर वेवलेंथ का कलर ब्लू हो जाता है और वही कलर स्कैटर्ड लाइट ही हमारे आई तक पहुंचता है। स्कैटर्ड लाइट हमारे आई तक पहुंचता है और स्कैटर्ड लाइट का कलर तो हम ब्लू हो गया है, इसलिए हम लोग को स्काई कैसा नज़र आता है? ब्लू नज़र आता है। अब अर्थ से बहुत ऊपर जाएंगे हम लोग, जैसे एस्ट्रोनॉट वगैरह लोग जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो स्काई में जाते हैं आगे, तो अर्थ के चारों ओर तो एटमॉस्फेयर है, लेकिन पूरा स्काई में हर जगह एटमॉस्फेयर नहीं है। अब जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पर किसी भी तरह का स्कैटरिंग नहीं होता है। तो जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ स्कैटरिंग नहीं होता है और स्कैटरिंग नहीं होने के केस में स्काई कैसा नज़र आता है? ब्लैक नज़र आता है, काला नज़र आता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को स्काई ब्लैक क्यों नज़र आता है, एस्ट्रोनॉट को ब्लैक क्यों नज़र आता है स्काई? तो इसका कारण है कि वो लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार कर चुके होते हैं जहाँ पर किसी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अब कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर किसी तरह का स्कैटरिंग नहीं होगा। स्कैटरिंग नहीं होगा तो स्काई का कलर जो है ब्लैक नज़र आएगा, इसलिए एस्ट्रोनॉट को स्काई जो है ब्लैक नज़र आता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को एक्सरसाइज में मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के समय सन का कलर कैसा नज़र आता है? तो ये तो रेड नज़र आता है, रेडिश। सनराइज और सनसेट के समय सन का कलर रेड नज़र आता है। तो ये क्यों होता है? तो देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है, ये सन है, तो ये सनराइज हो रहा है यहाँ पर, ये होरिजोन है, ये होरिजोन है। होरिजोन को जब क्रॉस करेगा तो सनराइज होगा। इसी तरह से जब सन होरिजोन से नीचे जाएगा इस तरह से तो सनसेट होगा। तो इन दोनों स्थिति में क्या होता है? और एक तो दोपहर का जो स्थिति है, सन का डिस्टेंस बहुत कम होता है। दोपहर में सन का डिस्टेंस बहुत कम होता है अर्थ से, तो बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग यहाँ पर नहीं होता है। कुछ ब्लू और वायलेट कलर का थोड़ा मोड़ा यहाँ पर स्कैटरिंग होता है, जिसके कारण सन का कलर जो है दोपहर में वाइट नज़र आता है। अब सनसेट और सनराइज़ के समय क्या होता है? सनसेट और सनराइज़ के समय सन के लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और इस स्थिति में सुबह या शाम के समय पार्टिकल के द्वारा शॉर्टर वेवलेंथ का स्कैटरिंग हो जाता है। शॉर्टर वेवलेंथ का स्कैटरिंग हो जाता है। शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल। स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दूर में बिखेर देता है। सन से जो लाइट आ रहा है, इस लाइट को पार्टिकल के द्वारा,
पार्टिकल के द्वारा, बीच में जो भी एटमॉस्फेयर का पार्टिकल है, इस पार्टिकल के द्वारा स्कैटर्ड अवे, दूर में बिखेर दिया जाता है, दूर में फैला दिया जाता है। तो शॉर्टर वेवलेंथ को इधर उधर बिखेर दिया गया। अब बच गया कौन सा वेवलेंथ? लॉन्गर वेवलेंथ। तो शॉर्टर वेवलेंथ को दूर में बिखेर दिया गया और सन से आने वाला लाइट में केवल लॉन्गर वेवलेंथ बचा हुआ है। तो स्कैटर्ड लाइट का इस समय कलर क्या हो गया? लॉन्गर वेवलेंथ का कैसा कलर होता है? रेड कलर होता है लॉन्गर वेवलेंथ का। तो केवल लॉन्गर वेवलेंथ वाला लाइट ही यहाँ पर बचा हुआ है जो हमारे आई तक पहुँचता है, और इसलिए सन हम लोग को कैसा नज़र आता है? रेड नज़र आता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है। जब सन से लाइट आता है तो एटमॉस्फेयर का थिक लेयर से होकर गुजरना पड़ता है। इस स्थिति में शॉर्टर वेवलेंथ का स्कैटरिंग होता है दूर में, स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल। जो भी पार्टिकल है वो शॉर्टर वेवलेंथ को इधर उधर बिखेर देता है, और जो बच जाता है वो केवल लॉन्गर वेवलेंथ का लाइट बच जाता है। वही लॉन्गर वेवलेंथ का लाइट हमारे आई तक पहुंचता है, और यही कारण है कि सन का कलर सनराइज और सनसेट के समय रेड नज़र आता है, क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ का लाइट हम लोगों तक पहुंचता है, और लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब होता है रेड लाइट। तो रेड लाइट हम लोग तक पहुंचता है, इसलिए सन का कलर सनराइज और सनसेट के समय रेड नज़र आता है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज जितना भी टॉपिक बताए हैं सब टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और एक बार में नहीं होता है तो 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, बुक में भी पढ़िए, तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, वो कर लेते हैं हम लोग। ऐसे तो क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग टॉपिक क्लियर करने में कर चुके हैं, तो उसको करने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज में है, ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विज़न। तो डिस्टेंट विज़न को करेक्ट करने के लिए, डिस्टेंट विज़न को करेक्ट करने के लिए जो पावर लग रहा है वो है -5.5 डायोप्टर। -5.5 डायोप्टर का लेंस लग रहा है। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विज़न ही नीड्स ए लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। और नियर विज़न के लिए +1.5 डायोप्टर लग रहा है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग। तो इसमें फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ डिस्टेंट विज़न में क्या होगा और नियर विज़न में क्या होगा। तो डिस्टेंट विज़न के लिए पावर दिया गया है -5.5 डायोप्टर, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग नियर विज़न। नियर विज़न के लिए कितना पावर दिया गया है? नियर विज़न के लिए दिया गया है +1.5 डायोप्टर। और दोनों ही केस में हम लोग को फोकल लेंथ बताना है कि फोकल लेंथ कितना होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला है P = 1/f। P = 1/f। अब इससे हम लोग का f अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। f यहाँ आ जाएगा तो p यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि P = 1/f। तो f = क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। यहाँ से यहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं 1/p। तो 1/-5.5। अब पॉइंट है तो पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में 10 हो जाएगा, नीचे में 55। 5 से काट दीजिए, 5 × 2 = 10 और 5 से 11 बार में। तो ये हो जाएगा -2/11 मीटर। और इस फॉर्मूला में फोकल लेंथ जो है वो मीटर में आता है। तो -2/11 मीटर हो गया। इसको हम लोग डेसिमल में कर सकते हैं। तो डेसिमल में ये कितना हो जाएगा? पॉइंट लग जाएगा पहले तो, अब उसके बाद ये 0 लग जाएगा। तो 11 × 1 = 11। अब कितना बचेगा? अब बचेगा इसमें 9 और उधर 0 है, तो 11 × 8 = 88। तो 0.18 मीटर हुआ, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 18 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अगर 0.18 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब रहा बात माइनस का।
तो जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें माइनस का कोई वैल्यू नहीं है। उस माइनस को हम लोग रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर हम लोग का आया है। आप -18 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं है। बस माइनस है पावर के लिए, क्योंकि माइनस का मतलब होता है कनकेव लेंस। तो ये कनकेव लेंस का चश्मा है, कनकेव लेंस का पावर दिया गया है, इसलिए माइनस है। प्लस है यानी कि कन्वेक्स लेंस का पावर यहाँ पर दिया गया है। तो माइनस और प्लस का फोकल लेंथ पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब नियर विज़न के लिए हम लोग देख लेते हैं। नियर विज़न के लिए पावर दिया गया है, ये पावर है, पी का वैल्यू है। नियर विज़न के लिए पावर है +1.5 डायोप्टर। तो हम लोग को निकालना है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितना होता है 1/p। अब इसमें रखेंगे 1/1.5, पॉइंट रिजेक्ट करेंगे तो यहाँ 10 लगेगा। तो 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में, 2/3 आया। अब इसको पॉइंट में हम लोग चेंज करना चाहें तो क्या हो सकता है, 3 से करेंगे तो 0 लगेगा, ये 20 हो गया। पॉइंट दिए तो पॉइंट देने से 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 2 बच रहा है, फिर 0 6, इस तरह से 6 6 आते रहेगा। तीसरा भी 6 आएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 0.67 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, ये 67 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 67 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम लोग को मिला कि डिस्टेंट विज़न के लिए फोकल लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर और नियर विज़न के लिए कितना है 67 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। एक मायोपिक पर्सन है जिसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज़ द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए नेचर क्या होगा लेंस का और पावर कितना होगा। तो इसमें दिया गया है कि फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट का मतलब यही क्या हो जाएगा फोकल लेंथ हो जाएगा। अब किसी भी व्यक्ति के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, 80 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब उसको प्रॉब्लम है, उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी ना होकर इन्फिनिटी से नियर आ गया है, नज़दीक आ गया है, और इसीलिए उसका 80 सेंटीमीटर है। और हम लोग को निकालने बोला गया है कि नेचर क्या होगा लेंस का। तो ये मायोपिक पर्सन लिखा गया है। मायोपिक पर्सन यानी कि मायोपिया जिसको हो गया है। तो मायोपिया में तो कनकेव लेंस लगता है, हम लोग को पता है, तो उससे भी लिख सकते हैं हम लोग। पावर निकालना है तो पावर हम लोग निकालेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है P = 1/f। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे आंसर नहीं आएगा। तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से एक 0 कटा और इससे पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 मीटर। तो अब इसको यहाँ रख देंगे P = 1/0.8। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर में एक 0 लगेगा। दोनों किससे कटेगा 2 से 5 बार में और ये 4 बार में। अब 4 से 5 को डिवाइड कीजिए तो 4 1 जा 4, फिर पॉइंट लगाएंगे 1 बचेगा 0, 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा 0, 4 5 जा 20। तो 1.25 आ रहा है। और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है डायोप्टर, तो ये 1.25 डायोप्टर होगा। लेकिन हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, ये तो 1.25 डायोप्टर है, लेकिन मायोपिया में कनकेव लेंस लगता है। हम लोग को याद रखना है कि कनकेव लेंस में पावर माइनस में होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि पावर = -1.25 डायोप्टर। और नेचर क्या होगा लेंस का, तो नेचर तो बता ही चुके कि मायोपिया है तो कौन सा लगेगा कनकेव लेंस। नेचर का मतलब कनकेव या कन्वेक्स बताना है तो ये कनकेव लेंस लगेगा। कितना पावर का 1.25 डायोप्टर। माइनस का मतलब केवल कनकेव है। अगर ये माइनस नहीं लगाएंगे प्लस में छोड़ देंगे तो इसका मतलब कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, तो वो हम लोग का गलत हो जाएगा। बस 7 देख लेते हैं। मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज़ करेक्टेड। तो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए एक डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम तो बुक में दिया हुआ है वही बनाना है।
द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज़ 1 मीटर। एक हाइपरमेट्रोपिक आई है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित कोई व्यक्ति है और जिसका नियर पॉइंट कितना है 1 मीटर। तो इसका नियर पॉइंट दिया गया है 1 मीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो नियर पॉइंट किसी का हाइपरमेट्रोपिक आई है और हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है, नियर पॉइंट दूर चला जाता है। ऐसे नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन किसी का हाइपरमेट्रोपिक आई है और इसके चलते उसका नियर पॉइंट चला गया है 1 मीटर। 1 मीटर यानी कि 75 सेंटीमीटर आगे चला गया है नियर पॉइंट। तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए उसको कितना पावर का लेंस लगेगा और कौन से नेचर का लेंस लगेगा ये बताना है। तो पावर निकालना है इसके लिए। अज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान देना है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। हो सकता है पूरा समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, इसका कारण यह है कि लाइट चैप्टर अभी पढ़ाई नहीं हुआ है। अगर पूरा नहीं भी समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, लाइट चैप्टर जब हम लोग पढ़ लेंगे तो वापस से ये क्वेश्चन हम लोग फिर से कर लेंगे, क्योंकि ये लाइट चैप्टर के हिसाब से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर होता है और उस व्यक्ति का कितना हो गया है 1 मीटर हो गया है। तो ये मान लीजिए कि कोई आई है और आई का ये लेंस है, ये नॉर्मल डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। लेकिन कोई हाइपरमेट्रोपिक आई से पीड़ित व्यक्ति है, उसका कहाँ चला गया है यहाँ 1 मीटर में। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लेते हैं 1 मीटर। तो 1 मीटर उसका हो गया है। नॉर्मल आई में 25 सेंटीमीटर रहता है, जबकि उस व्यक्ति के लिए ये नियर पॉइंट जो है दूर चला गया है, 1 मीटर पर चला गया है। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर पर ये चला गया है। अब इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर पावर निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए और फोकल लेंथ मालूम नहीं है। तो यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो उसके लिए इमेज यहाँ बन रहा है, लेकिन बनना कहाँ चाहिए, ऑब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए, यहाँ इमेज बनना चाहिए, लेकिन इमेज यहाँ बन रहा है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u यहाँ पर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और ये माइनस में लेंगे। उसी तरह से इमेज डिस्टेंस, तो देखिए u हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। फोकस यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन यहाँ हो रहा है। इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे और इसको इमेज डिस्टेंस लेंगे। तो इमेज डिस्टेंस हमारा -100 सेंटीमीटर। और ये माइनस प्लस कहाँ से आ रहा है ये आप लोग को समझ में आएगा लाइट चैप्टर पढ़ने के बाद। एक्चुअली में होता क्या है कि लेंस के सामने का जो डिस्टेंस होता है, लेंस के इधर का डिस्टेंस वो माइनस में लेते हैं और लेंस के पीछे का डिस्टेंस प्लस में लेते हैं। तो इधर का डिस्टेंस है इसलिए दोनों माइनस में ले रहे हैं। अब फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ कहाँ से आएगा, लेंस फॉर्मूला से, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v - 1/u = 1/f। अब इस फॉर्मूला में हम लोग रखेंगे 1/v कितना है, तो v है हमारा -100 माइनस 1/u, u कितना है -25 = 1/f। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, माइनस तो ऊपर चला जाएगा, 100 और 25 के एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। 100 से 100 कितना बार में, 1 बार में, तो 1 1 जा 1 ही होगा। और ये जो माइनस था यहाँ पर हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए माइनस माइनस ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा। 25 का टेबल में 4 बार में मिलेगा तो 4 1 जा 4 = 1/f। तो इससे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/100 = 1/f। अब देखिए 3/100
इक्वल टू 1/f आया है। f निकालना है तो या तो हम लोग पलट देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3f, यहाँ से 3f इक्वल टू 100 और f इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/3। 100/3 f इक्वल टू आ रहा है और ये किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में सारा चीज़ लिए हैं तो फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगा। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये जो 100/3 है ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में करना है तो यहाँ इंटू 100 दे देंगे, 100 से 100 कट जाएगा और बच जाएगा हमारा मीटर में 1/3 मीटर। 1/3 मीटर को हम लोग 0.33 मीटर भी बोल सकते हैं। तो ये फोकल लेंथ आ गया हमारा। अब इस क्वेश्चन में कहा गया था हम लोग को पावर निकालने के लिए, तो पावर हम लोग निकाल रहे हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f होता है और ये मीटर में तो हम लोग का है ही, तो पावर इक्वल टू 1 और ये बाय में है तो यहाँ पर डिवाइड दे दीजिए, डिवाइड 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/1, यानी कि कितना हो जाएगा, नीचे का तो 1 का वैल्यू नहीं है, 3 1 जा 3 डायोप्टर, जिसको हम लोग क्लियर क्या लिख सकते हैं 3.0 डायोप्टर, और ये प्लस में आएगा। हाइपरमेट्रोपिया है और हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, तो कन्वेक्स लेंस का पावर प्लस में होता है, इसलिए 3.0 डायोप्टर पावर का कन्वेक्स लेंस लगेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो जब लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन हम समझा देंगे। अभी लाइट चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है लाइट चैप्टर से है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, माइनस कैसे लेते हैं, कैसे प्लस लेते हैं, ये सब चीज़ अलग से उसमें क्लियर करवाएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये सब क्लियर नहीं रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। तो देखिए और क्या क्वेश्चन है, वाई इज नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से नज़दीक का वस्तु को हम लोग क्लियर क्यों नहीं देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं कि 25 सेंटीमीटर से नज़दीक क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि नियर का वस्तु को देखने के लिए कर्वेचर ज़्यादा होना चाहिए और कर्वेचर बढ़ने का एक लिमिट होता है, बहुत ज़्यादा कर्वेचर को नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसलिए हम लोग 25 सेंटीमीटर से नज़दीक का नहीं देख सकते हैं। हम लोग का आई उतना ही कर्व हो सकता है जितना में 25 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है, उससे ज़्यादा कर्व नहीं होगा। और उससे ज़्यादा अगर किसी का कर्व हो रहा है, इसका मतलब है कि उसको मायोपिया का प्रॉब्लम है, उसका आई में डिफेक्ट है। तो हम लोग 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि हम लोग का आई लेंस जो है बहुत ज़्यादा कर्व नहीं हो सकता है। कर्व होने का जो लिमिट है वहीं तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। मान लीजिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ये आई है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है आई से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो उससे इमेज डिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, आई से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर हम लोग बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो इमेज डिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ बोला गया है बढ़ाते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जब इंक्रीज किया जाएगा तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा। अब इसमें अधिकतर लोगों का जवाब आता है कि इमेज डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाएंगे इमेज डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, सब लोग यही आंसर देंगे। लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को। नॉर्मल जो लेंस होता है, नॉर्मल लेंस में इस तरह का होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाने या घटाने से इमेज डिस्टेंस भी बदल जाता है, लेकिन आई के केस में ऐसा नहीं है। आई के केस में क्या है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तब भी इमेज रेटिना पर बनेगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तब भी तो इमेज रेटिना पर ही बनेगा।
कहीं पर भी रखें ऑब्जेक्ट को, इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। यानी कि आई लेंस से इमेज का जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम लोग को पावर ऑफ एकोमोडेशन है। पावर ऑफ एकोमोडेशन के कारण हम लोग दूर का चीज़ को भी क्लियर देखते हैं, नज़दीक का चीज़ को भी क्लियर देखते हैं। यानी कि आई लेंस एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को, नज़दीक का चीज़ को देखने के लिए फोकल लेंथ कम हो जाता है, दूर का देखने के लिए फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो आई लेंस में पावर ऑफ एकोमोडेशन है जिसके कारण फोकल लेंथ को ये एडजस्ट कर लेता है। इसीलिए ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखें उसका इमेज रेटिना पर ही बनता है। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाने पर भी इमेज डिस्टेंस क्या होगा, उतना ही रहेगा आई लेंस के केस में। अगर नॉर्मल लेंस रहता तो उसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन नहीं रहता, और इसलिए क्या होता, पावर ऑफ एकोमोडेशन नहीं रहता तो इमेज डिस्टेंस भी बदल जाता। तो क्वेश्चन को सही से समझना है और सही आंसर देना है। अधिकतर लोगों से पूछने से यही जवाब देते हैं कि इमेज डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। तो इससे पहले जो वीडियो आ चुका है उसमें हम बता चुके हैं कि स्टार ट्विंकलिंग क्यों करते हैं। तो स्टार ट्विंकलिंग करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, और इसका डिटेल जानना है तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। फिर उसी में है एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, तो इसका भी आंसर पिछला वीडियो में हो चुका है। नेक्स्ट है व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग किए हैं कि सन का कलर रेडिश क्यों होता है मॉर्निंग में। उसके बाद है व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। किसी एस्ट्रोनॉट को स्काई का कलर डार्क क्यों नज़र आता है इंस्टेड ऑफ ब्लू, यानी कि ब्लू नज़र आने के बजाय डार्क क्यों नज़र आता है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही हम लोग कर चुके हैं कि स्काई में काफ़ी ऊपर जाने पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है। एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण किसी तरह का स्कैटरिंग नहीं होता है, और जब स्कैटरिंग नहीं होगा तो स्काई का कलर कैसा नज़र आएगा, ब्लैक नज़र आएगा। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो जो भी हम लोग टॉपिक में क्लियर करते जा रहे हैं वही सब क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी यहाँ पर मिलेगा। इसलिए टॉपिक को ही क्लियर करते जाना है और उसी को समझना है, उसी को याद करना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।